दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ओबिचुअरी बाय ए.के. रामानुजन। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो ए.के. रामानुजन, इनका पूरा नाम जो है वो अतिपते कृष्ण स्वामी रामानुजन था और इनका जन्म जो है वो 16 मार्च 1929 मैसूरू में हुआ था। वो एक इंडियन पोएट के साथ ही साथ इंडियन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स के स्कॉलर भी रह चुके हैं। वो शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं और उन्हें उनकी डेथ के बाद 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी रिसीव हुआ था उनके द कलेक्टेड पोएम्स के लिए। उनकी और भी कुछ फेमस राइटिंग्स है जैसे कि सेकेंड साइट, सिलेक्टेड पोएम्स, द स्ट्रीडर्स एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 13 जुलाई 1993 शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमें क्या मैसेज देना चाहती है या फिर इस पोएम की थीम क्या है। दोस्तों अब अगर बात करें इस पोएम के बारे में तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि हमारे पोएट के कलेक्शन रिलेशंस में 1971 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों हमारी पोएम का टाइटल है ओबिचुअरी। दोस्तों ओबिचुअरी का मतलब होता है श्रद्धांजलि संदेश, यानी कि किसी इंसान की डेथ के बाद अखबार में या फिर किसी छोटी सी जगह में ज़िंदगी के बारे में छोटा सा नोट लिखना जिसमें बताया जाता है कि वो कौन था, क्या करता था, उसके पीछे कौन कौन लोग थे एक्सेट्रा। यहाँ इस पोयम में ये ओबिचुअरी हमारे पोइट के फादर के लिए है, लेकिन ये ओबिचुअरी उन्होंने पारंपरिक तरीके से नहीं लिखी है बल्कि इसमें कड़वी सच्चाई छुपी है। ये पोयम दिखाती है कि कैसे हमारे पोइट के फादर अपनी पूरी ज़िंदगी अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन मरने के बाद उनके नाम पर कुछ खास नहीं बचता, ना ही कोई संपत्ति, ना ही कोई यादगार चीज़। हमारे पोइट ने ये बताने की कोशिश की है कि समाज में बहुत सारे लोग पूरी उम्र भर मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में उनके जाने के बाद सिर्फ अधूरे काम, कुछ कर्ज और बिखरी हुई यादें रह जाती है। तो दोस्तों ये तो है हमारी पोयम के पीछे का मैसेज या फिर आप कहे तो थीम। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी पोयम की तरफ आगे बढ़ते हैं और इस पोयम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला स्टांजा आता है, फादर व्हेन ही पास ऑन लेफ्ट डस्ट ऑन अ टेबल ऑफ पेपर्स। यानी कि जब पिता की मृत्यु हुई, हमारे यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो वो बस एक टेबल पर पड़े कागज़ों पर धूल छोड़ कर गए थे। यहाँ हमारे पोइट कहना कहना चाहते हैं कि उनके पिता अपने पीछे कोई खास विरासत या फिर खास संपत्ति नहीं छोड़ कर गए, बस कुछ धूल से भरे हुए कागज़ छोड़ कर गए हैं जो किसी शायद काम की भी नहीं है। ये लाइन दिखाती है कि पोइट के पिता का इम्पैक्ट बहुत ही साधारण और पॉइंटलेस था। लेफ्ट डेट एंड डॉटर्स अ बेड वेटिंग ग्रैंडसन। यानी कि मेरे पिता कर्ज और बेटियों को छोड़कर गए हैं और एक पोता है जो कि बिस्तर गीला करता है, यानी कि वो भी इतना समझदार नहीं है। यानी कि हमारे पोइट बड़ी ईमानदारी से कह रहे हैं कि उनके पिता ने कोई गर्व करने लायक चीज़ें नहीं छोड़ी है उनके लिए, सिर्फ कर्ज और बेटियां छोड़कर गए हैं वो, जो कि उस समय में बोझ मानी जाती थी। और पोता भी ऐसा है जो कि बच्चा है और उसे संभालना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम का काम है। नेम्ड बाय द टॉस ऑफ अ कॉइन आफ्टर हिम। यानी कि उस पोते का नाम एक सिक्का उछाल कर उनके नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? तो हमारे पोइट के पिता के नाम पर। ये एक तरह का ह्यूमर है। यहाँ पर हमारे जो पोइट है वो कहना चाहते थे कि उनके पोते का नाम भी उन्होंने कोई खास सम्मान या फिर गर्व से नहीं रखा रखा था, यानी कि बिना किसी भावना और सोच विचार के जो है वो साधारण सा नाम उन्होंने उनका रख दिया। तो ये लाइन बताती है कि उनकी फैमिली में इमोशन से ज़्यादा थकान थी, यानी कि उनके फैमिली में जो है वो इतनी ज़्यादा खुशियाँ नहीं थी, कोई भी उनको लेकर सेटिस्फाई नहीं था। A house that leans slowly through outgrowing years on a bent coconut tree in the yard। यानी कि वो अपने पीछे जो है वो एक घर छोड़ कर गए हैं जो सालों से झुक रहा है, और ये घर हमारे बचपन से हम देख रहे हैं, यानी कि बड़े होने तक मैं देख रहा हूँ कि ये एक नारियल के पेड़ से लगकर बनाया गया है। यानी कि घर भी उनके पिता के जैसा ही है, बिल्कुल बूढ़ा और कमज़ोर, और ऐसा लगता था मानो वो नारियल का पेड़ उसे सहारा दे रहा है। किसे? यानी कि घर को, यानी कि घर से ज़्यादा मजबूत तो नारियल का पेड़ है। इस तरह से यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश की गई है। Being the burning type, he burned properly at the cremation।
यानी कि मेरे जो पिता थे वो जलने वाली किस्म के इंसान थे, यानी कि बहुत ही उनका गुस्सैल रवैया था। और अपने अंतिम संस्कार में तो वो और भी अच्छे से जल चुके थे, यानी कि वो गुस्सैल थे और तेज स्वभाव के थे। और अब गुस्से के बाद वो सच में ही जल चुके थे, इस तरह से यहाँ पर जो है वो बोला गया है। As before easily that and at the both ends left his eye coins in the ashes that didn't। एट द बोथ एंड्स का मतलब यहाँ दर्शाता है कि वो अपनी ज़िंदगी में दोनों तरफ से जले हुए थे, यानी कि मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। यानी कि मानसिक रूप से वो तब जले जब वो जिंदा थे, और शारीरिक रूप से वो तब जले जब वो मर चुके थे। यहाँ पर दोस्तों आई कॉइन्स का जिक्र हुआ है। आई कॉइन्स ये एक प्रथा है जो कि डेड बॉडी होती है, उसके आंखों पर जो है वो सिक्के रखे जाते हैं, यानी कि कॉइन्स रखे जाते हैं। तो यहाँ हमारे पोइट कहते हैं कि मौत के बाद उनके अंदर कोई खास बदलाव नहीं आया, यानी कि मरने के बाद जो है वो उनकी राख वहाँ पर बच गई थी, ऐश वहाँ पर बच गई थी, जिसमें वो सिक्के हूबहू उनकी आंखों की तरह ही वहाँ पर पड़े हुए थे। यानी कि मुझे कुछ खास नज़र उनमें आया नहीं, क्योंकि वो पहले भी जलते थे और अब भी पूरी तरह से जल चुके थे, और उनकी आंखें ही जो थी वो सिर्फ बच गई थी, यानी कि वो दिखाई दे रही थी अच्छे से। लुक वन बिट डिफरेंट, सेवरल स्पाइनल डिस्क रफ, सम बर्न टू कोल फॉर सन्स। यानी कि उनकी जो राख थी जलने के बाद, यानी कि जब उनके फादर की डेथ हो गई, उन्हें जलाया गया तो उनके शरीर की राख बन गई, और ये जलने के बाद उसमें से बस कुछ रीढ़ की हड्डियां थी, यानी कि कुछ रीढ़ की हड्डियां जल चुकी थी, कुछ जो है वो रह गई थी। यानी उनके पिता के शरीर से जो कुछ भी बचा था वो बस रीढ़ की हड्डियां और कोयले ही थे, जिन्हें उनके बेटे अब जमा करेंगे। यानी कि पोइट कहना चाहते हैं कि मरने के बाद भी वो कुछ ऐसा नहीं छोड़कर गए हमारे लिए जो कि हमारे जीवन को आगे बढ़ा पाए, यानी कि उनके बेटों को जीवन को आगे बढ़ा पाए। बस वो सब राख और हड्डियां ही छोड़कर गए हैं हमारे लिए, यानी कि कुछ यूज़फुल हमारे लिए छोड़कर नहीं गए हैं। To pick gingerly and throw, as the priest said, facing east where three rivers met। यहाँ हमारे पोइट जो है वो अंतिम संस्कार के बाद की राख की विधि बता रहे हैं। पुजारी ने जो नियम बताए थे उसी हिसाब से परिवार वालों ने क्या किया कि ईस्ट डायरेक्शन में जहाँ तीन नदियाँ मिलती है उस संगम में राख फेंक दी। जिंजरली यानी कि बहुत ही हल्के हाथ से उन्होंने वो राख फेंकी, जैसे डरते हुए, बिल्कुल सावधानी से। ये लाइन जो है वो दिखाती है कि वो पल कितना नाजुक था और अजीब था। नियर द रेलवे स्टेशन, यानी ये लाइन दिखाती है कि वहाँ पर कोई खास पवित्र जगह नहीं थी, यानी कि शांत जगह नहीं थी जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाए, ये जहाँ नदियाँ मिलती हो बेसिकली। वहाँ पास में रेलवे स्टेशन था जहाँ पर आखिरी रस्में भी उन्हें बहुत ज़्यादा शोर शराबे में करनी पड़ी। नो लॉन्गेस्ट एंड नो लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग हेडस्टोन विथ हिज फुल नेम्स एंड टू डेट्स, यानी कि उनके लिए कोई मजबूत कब्र नहीं बनाई गई जिस पर उनका पूरा नाम या फिर जन्म मृत्यु की तारीख लिखी गई हो। यानी कि उनकी याद में कोई निशानी नहीं बनाई गई, कोई स्मारक नहीं बनाया गया, मानो कि उनकी ज़िंदगी बिना निशान के ही बस व्यर्थ ही चली गई हो। इस तरह से उन्हें जो है वो रवाना कर दिया गया। To hold in their parenthesis everything he didn't quite manage to do himself, यानी कि ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जो उनके जन्म और मृत्यु के बीच की उनकी अधूरी जिंदगी को समेट सके। यानी कि उनका जो जीवन था वो अधूरा था, उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहा लेकिन कर नहीं पाए। यहाँ उसी अधूरेपन की बात हो रही है, यानी कि उनकी लाइफ जो है वो उनके बस में थी ही नहीं। Like his Caesarean birth in a Brahmin ghetto and his death by heart failure in the fruit market, यानी कि उनकी ज़िंदगी की शुरुआत भी उनके बस में नहीं थी। उनका जन्म जो है वो सर्जरी से हुआ था, यानी कि सिजेरियन हुआ था, और वो भी गरीब और तंग जगह में, यानी कि गरीब और तंग, यानी कि बहुत ही गरीब फैमिली से वो बिलोंग करते थे, ब्राह्मण घेटो से वो आते थे, और उनको मौत भी अचानक आई दिल की बीमारी से। वो फ्रूट मार्केट में दिल का दौरा पड़ते ही मर गए। यहाँ ये लाइन बताती है कि उनकी लाइफ उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थी, और उनको मौत भी बिल्कुल साधारण सी जगह पर आई, यानी कि उनकी मौत भी उतनी ही मामूली थी जितने की उनकी जिंदगी। बट समवन टोल्ड मी ही गॉट टू लाइन्स इन एन इनसाइड कॉलम, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि उनकी मौत की खबर को अखबार में सिर्फ 2 लाइन मिली है, यानी कि वो भी अंदर के पेज पर। यानी कि इतनी लंबी जिंदगी और उनकी पूरी कहानी बस 2 लाइन बनकर रह चुकी थी, यानी कि कोई बड़ी खबर नहीं थी, उनका कोई फोटो नहीं लगाया गया था, बस छोटा सा नोटिस, यानी कि जैसे कि आम आदमी का होता है वैसे बस उनको पूरे अखबार में 2 लाइन्स दे दी गई थी किसी कॉलम में, वो भी अंदर के पेज पर। Of a Madras newspaper sold by the kilo exactly 4 weeks later to street hawkers,
यानी कि उनकी जो खबर थी वो मद्रास के अखबार में छापी गई थी, जो कि बाद में किलो के भाव में बिक गई। और ठीक 4 हफ्ते बाद वो अखबार सड़क पर बेचने वालों को दे दिया गया। यानी कि पोएट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि लोगों ने उन्हें बहुत ही जल्दी भुला दिया और 1 महीने बाद उनका ज़िक्र भी रद्दी में कन्वर्ट हो गया। देन इसके बाद आता है हु सेल इट इन टर्न टू द स्मॉल ग्रोसरीज वेयर आई बाय सॉल्ट, कोरिएंडर एंड जैगरी इन न्यूज़पेपर कोन्स। यानी कि वो लोग जो है वो इन अखबारों को छोटे से किरानों की दुकान पर यानी कि ग्रोसरी स्टोर पर बेच देते हैं, जहाँ से मैं नमक, धनिया और गुड़ खरीदता हूँ उस अखबार में लपेट कर। यानी कि जिस अखबार में मेरे पिता की खबर छपी थी, अब वो रोज़ के सामान के लिए इस्तेमाल होने लगा है। यानी कि ज़िंदगी कितनी जल्दी आगे बढ़ जाती है, इस तरह से यहाँ पर जो है वो हमारे पोइट ने कहने की कोशिश की है। That I usually read for fun and lately in the hope of finding this obituary lines। यानी कि मैं आम तौर पर इन अखबारों को सिर्फ मज़े के लिए पढ़ता हूँ, लेकिन अब इस उम्मीद से पढ़ता हूँ कि उसमें शायद मेरे पापा की खबर की वो 2 लाइनें मुझे कहीं तो दिख जाए या फिर मिल जाए। देन हमारी लास्ट कुछ लाइंस आती है, एंड ही लेफ्ट अस अ चेंज मदर एंड मोर दैन वन एनुअल रिचुअल। यानी कि उनके चले जाने के बाद हमें एक बदली हुई माँ मिली। यानी कि उनके पिता के बाद जो है वो यानी कि पिता की मौत के बाद जो है वो उनकी माँ पूरी तरह से अंदर से बदल गई थी और हमें हर साल का एक नया पूजा पाठ मिल गया। यानी कि अब उनकी मौत के बाद जो है वो हर साल उनकी रस्में होती थी, जैसे कि पितृपक्ष है, श्राद्ध या फिर बहुत सारी पूजाएं। यानी कि उनकी याद सिर्फ इन रीति रिवाजों में बसकर रह चुकी थी। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों ये पोएम जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीप एंड इमोशनल है, जिसमें बताया गया है कि एक आदमी की पूरी ज़िंदगी और मौत बहुत ही जल्दी भुला दी जाती है, लेकिन हमारे पोइट ने इसे थोड़े अलग तरीके से बताया है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।